हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होंगी। जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करे, बेल आइकन को दबाए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और वीडियो को देखने के साथ साथ शेयर भी ज़रूर किया करें। तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमने कर लिया था, उसके इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हमने कर लिए थे, 2 वीडियोज़ उस पर बने हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ ऑर्डर का जो पार्ट है वो कहीं से कोई सोर्स नहीं मिला, इसलिए डायरेक्टली मैंने क्या किया, द गैजेट ऑफ इंडिया में जो पब्लिश हुआ था ऑर्डर वही मैं आपके सामने लेके आया हूँ और यहीं से मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब ये हिंदी का सेक्शन है, हम इंग्लिश वाले सेक्शन में चलते हैं। ठीक है, पहले हिंदी में है और बाद में इंग्लिश में है। अब यहाँ ये जो है वी आर इज जम्मू कश्मीर दिस ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, इसलिए इन्होंने शॉर्ट टाइटल नीचे दिया है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके हम उसको यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, अब जो सबसे पहला पार्ट है मैं आपको शॉर्ट चीज़ें बताऊंगा इसमें क्या क्या इन्होंने बताया है। ठीक है, अब रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ ऑर्डर है क्या, बेसिकली जब स्टेट से यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर चेंज हुआ, ठीक है, लद्दाख अलग यूटी बनी, अब इसको एडमिनिस्टर करना, यहाँ का नाम अब क्या रखें, ठीक है, यहाँ के हाई कोर्ट को क्या बोलें, यहाँ की बाकी चीज़ों को क्या बोलें, किस तरह चीज़ें करें, तो जो भी परेशानी आ रही थी उसको रिमूव करने में, हटाने के लिए जो ऑर्डर आया उसी को नाम दिया रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़। कि डिफ़िकल्टी क्या होता है, जो परेशानी इनको आ रही थी स्टेट को एडमिनिस्टर करने में। ठीक है, अब यूटी था, अब 2 यूटीज़ हो गई, पहले एक स्टेट था, अब वहाँ का काम, यहाँ का, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे एक्सप्लेन इन्होंने दी हैं। अब शॉर्ट टाइटल में सबसे पहले आप देखो, दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड एज द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ ऑर्डर 2019। ठीक है, और हम जानते हैं कि कब एनेक्ट हुआ ये लॉ वगैरह, वो सब हमने पढ़ा हुआ है पिछले वीडियो में। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, और यहाँ के जो जजेस थे वो उस कॉन्स्टिट्यूशन पे ओथ लेते थे और अलग आर्टिकल था, अलग चीज़ें थी। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे ये कहा है कि जो भी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जजेस हैं, जो स्टेट मतलब 5 अगस्त से पहले के जज थे, वो ऑटोमेटिकली जब ये एक्ट आया, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, ऑटोमेटिकली वो क्या हो गए, अपॉइंट हो गए अंडर आर्टिकल 217, जैसे कि बाकी हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। और उन्होंने ओथ एंड एफर्मेशन लिया किस पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे, आर्टिकल 219 के तहत। ठीक है, नॉर्मली जैसा होता है, हमने हाई कोर्ट में पढ़ा है कि 217 आर्टिकल में जज क्या होता है, अपॉइंट होता है, और 219 में वो ओथ लेता है। ठीक है, और ये क्या रहेंगे, कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के जो है ये रहेंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है कि देखिए, पहले जब हमारे पास स्टेट थी तब हमारे पास चीफ मिनिस्टर था और उसके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था और वही लोग सब डिसीजन लेते थे, सब काम करते थे। ठीक है, लेकिन अब एलजी है तो एलजी के पास क्या है, अब एडवाइजरी कमेटी है, वो एडवाइजरी कमेटी काम करेगी, कुछ बोलेगी, उनके एक्शन को क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, यही सब चीज़ें हैं। उसके बाद कह रहा है, अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर के पास JKPSC अभी भी है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि जो स्टेट की कमीशन होती है, अब वो यूटी है तो ये कमीशन अभी भी यहीं है। लेकिन पहले लद्दाख को कौन अपॉइंट, लद्दाख से भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता था यही JKPSC करती थी जब ये स्टेट थी। लेकिन अब क्या हुआ, जो ग्रुप A और B के एग्जाम्स होंगे, यानी कि जो गेजेटेड पोस्ट होंगी, वो कौन करेगा लद्दाख के लिए, UPSC। देखिए अभी KS का एग्जाम हुआ, ठीक है, उसको किसने कंडक्ट किया, JKPSC ने। इसी तरह जब किसी गेजेटेड पोस्ट का जो ग्रुप A और ग्रुप B में आती है उसका एग्जाम होगा, वो कौन करेगी, वो UPSC करेगी। कहाँ, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि ऑल सेंट्रल लॉज विच वर एप्लीकेबल टू द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इमीडिएटली बिफोर द अपॉइंटेड डे शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इन एडिशन टू दिस। अब ये कहता है कि जो पहले से लॉज, जैसे GST था और भी तरह तरह के लॉज जो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड थे जम्मू कश्मीर में, अब जब ये पहले का जम्मू कश्मीर कहता है तो मतलब जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, वो कहता है वो तो हैं ही हैं, वो तो एप्लीकेबल रहेंगे ही। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन के बाद उनमें कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन उसके साथ साथ जो लॉज मेंशन्ड है टेबल 1 ऑफ 5th शेड्यूल, ये भी क्या होंगे, उसमें ऐड होंगे। ठीक है, उसके बाद सेम चीज ये क्या कह रहा है, सेम चीज ये कह रहा है, ऑल दो सेंट्रल लॉज ऑर्डिनेंसेस एंड रूल्स विच वर एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। अब जो रूल्स और ऑर्डिनेंसेस बाकी इंडिया पे, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो वो नहीं आ रहे थे, है ना, जब तक ना यहाँ का लेजिस्लेचर उनको पास करता था, तो कहता है कि जो बाकी स्टेट्स में, बाकी इंडिया में जो लॉज, सेंट्रल लॉज या ऑर्डिनेंसेस एप्लीकेबल थे, अब वो कहाँ होंगे, अब वो जम्मू कश्मीर में भी क्या होंगे,
एप्लीकेबल होंगे। अब जम्मू कश्मीर जब हम कहते हैं तो मतलब यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख हम कहते हैं, किसके साथ साथ टेबल 1 ऑफ द 5th शेड्यूल में जो है उसके साथ साथ उसके एडिशन में ये सब चीज़ें भी आएंगी। अब जो छठा पॉइंट है, यहाँ पे कुछ एक्ट्स के इन्होंने नाम लिखे हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला आपका है जम्मू एंड कश्मीर बोवाइन ब्रीडिंग रेगुलेशन of production, sale of bovine semen and artificial insemination act 2018, governors act of this 2018, the Jammu and Kashmir single window industrial investment and business facilities this, governor act this, Jammu Kashmir metropolitan region this, ये सारे क्या है, shall continue to apply। मतलब कि ये वाले जो एक्ट्स हैं इनके नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये स्पेसिफिकली मेंशन है यहाँ पे। तो ये सारे रहेंगे shall continue to apply कब तक, जब तक इनको अल्टर नहीं किया जाता, रिपील नहीं किया जाता, अमेंड नहीं किया जाता किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से या कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर से, मतलब इलेक्शन के बाद। तो ये जो नाम हैं ये आपको याद रखने हैं। मे बी क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से किस तरह क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए अब ये चीज़ यहाँ पे है, स्पेसिफिकली मेंशन है ये सारे लॉज, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद जीएसटी पे में भी क्वेश्चन आया कि कौन सा जीएसटी जो है वो जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल है या लद्दाख में। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में जो जीएसटी एप्लीकेबल है वो वही है जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 जो एज इट इज़ आया था, लेकिन लद्दाख में जो है वो यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विसेज टैक्स 2017 वो एप्लीकेबल हो गया। कब से? रीऑर्गेनाइजेशन के बाद से। तो मे बी ये क्वेश्चन पूछ लें कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा है या लद्दाख में कौन सा है। तो जे में आपके पास जो यूटी ऑफ जे है इसमें सेम वही जो उस टाइम 2017 में एक्ट आया था एज इट इज़ सेम है, लेकिन जो लद्दाख यूटी है वहाँ पे आपको यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगा है, ठीक है। उसके बाद बाकी ये क्या कहता है, बाकी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि जहाँ पर भी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लिखा है या जम्मू एंड कश्मीर लिखा है या स्टेट लिखा है, उन सभी जगहों पे क्या किया जाएगा, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख, ये सब चीज़ें कहता है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इन शॉर्ट की हर जगह हमने क्या करना है, यूटी ऐड करना है। जम्मू कश्मीर के केस में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और लद्दाख के केस में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख, ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद कहता है कि जो भी एग्जिस्टिंग लॉ है, जहाँ पे क्या लिखा है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट है ना, लिखा है एनी रेफरेंस इन एनी एग्जिस्टिंग लॉ टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, किसी एक हाउस, क्योंकि हमारे पास 2 हाउस थे, शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैंने आपको बोला यही कि जहाँ कहीं भी सिंगल नेम है किसी चीज़ का उसमें हमने यूटी ऐड कर देना है, दैट्स इट, ठीक है, यही मैंने आपको बताया। उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं वो क्या कहता है, उसके बाद ये कहता है इन द एक्ट्स इंक्लूडिंग गवर्नर्स एक्ट कंटेन्ड इन टेबल 4 ऑफ द 5th शेड्यूल टू दिस एक्ट और नोटिफिकेशन इशूड और रूल्स ऑर्डर्स मेड देयर अंडर एनी रेफरेंस बाय व्हाटएवर फॉर्म टू द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट और हेरिडेटरी स्टेट सब्जेक्ट। अब हम जानते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट भी नहीं रहा, हमारी जो परमानेंट रेजिडेंस थी वो 35A थी, ये भी खत्म हो गया, तो अब ये भी नहीं रही। तो ये वही कह रहा है कि उसको ओमिट किया जाएगा विद नेसेसरी ग्रामेटिकल वेरिएशन। उसके अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि एनीथिंग डन और एनी एक्शन टेकन इंक्लूडिंग एनी अपॉइंटमेंट और डेलीगेशन मेड, मतलब कोई अपॉइंटमेंट किया, कोई डेलीगेशन किया, कोई नोटिफिकेशन निकाला, कोई इंस्ट्रक्शन दिया, कोई डायरेक्शन दिया, कोई फॉर्म, कोई बाइला क्या हो गया, स्कीम फ्रेम्ड हो गई, कोई सर्टिफिकेट ली, कोई परमिट लिया, कोई लाइसेंस लिया, ये सब चीज़ें अगर किसी हुई पहले, मतलब इसके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पहले, तो वो क्या कह रहा है, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of the central laws now extended and applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir Ladakh। क्या मतलब है कि अब माना जाएगा कि वो एक्ट किसके अंदर किए गए, किसके तहत किए गए, कि उन सेंट्रल लॉज के तहत जो पहले जम्मू कश्मीर या लद्दाख में क्या थे, एप्लीकेबल नहीं थे, एंड शैल कंटिन्यू टू बी इन फोर्स, और वो सारी चीज़ें जो अभी भी फोर्स में रहेंगी जो इन्होंने की है, अब ये जो पहले कर दी हैं, अब ये कह रहे हैं कि वो माना जाएगा इन अकॉर्डेंस टू व्हाट, सेंट्रल लॉज हमने की हैं, और वो सब फोर्स में रहेंगी अनलेस एंड अनटिल सुपरसीडेड बाय एनीथिंग डन और एनी एक्शन टेकन अंडर द सेंट्रल लॉज नाउ एक्सटेंडेड। लेकिन अगर क्या होता है, जो अब सेंट्रल लॉज क्या होते हैं, एप्लीकेबल हुए हैं,
उनके तहत उनको वो क्या करता है, सुपरसीड करता है पहला लॉ, तो तब उस केस में उनको ख़त्म किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये माना जाएगा कि जो सेंट्रल लॉज पहले एप्लीकेबल नहीं थे उनके तहत हमने वो सारे काम किए, ठीक है, वो अब जो सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल है उनको सुपरसीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एनीथिंग डन और एनी एक्शन टेकन इंक्लूडिंग एनी नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर, रूल, अपॉइंटमेंट मेड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 5 अगस्त 2019 एंड द अपॉइंटेड डे शैल फॉर ऑल पर्पसेस बी डीम्ड टू बी वैलिड एंड ऑपरेटिव एज इफ सच थिंग्स हैव बीन डन और एक्शंस हैव बीन टेकन इन अकॉर्डेंस टू लॉ and no suit or other legal proceeding shall be instituted or maintained against any person or authority whosoever on the ground that such things or action were not taken in accordance with law, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे आपको, जो मुझे चीज़ समझ में आ रही है कि जो 5 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर का पीरियड है, उस पीरियड में अगर कोई काम हो गया, ठीक है, कोई भी एक्शन लिया, कोई भी काम किया, उसको वैलिड एंड ऑपरेटिव माना जाएगा और ये माना जाएगा कि ये सारे काम इन अकॉर्डेंस विद लॉ हुए हैं और इस बेस पे कोई भी सूट या लीगल एक्शन जो है नहीं इंस्टीट्यूट किया जाएगा, ये कह के कि ये जो काम हुआ है ये इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं हुआ है। उसके बाद any person who has taken an oath or made an affirmation before holding office or position as such under the Constitution of Jammu and Kashmir or any other law in force in the existing state of Jammu and Kashmir immediately before the appointment day shall be deemed to have taken the oath or affirmation under the Constitution under, ठीक है। देखो अब ये क्या कह रहा है कि किसी भी शख्स ने जिसने पहले क्या किया है, कोई पोजीशन ली, कोई ऑफिस होल्ड किया और उसने ओथ या एफर्मेशन किस पे ली, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या कोई और लॉ जो स्टेट लेजिस्लेचर या ये सॉरी स्टेट जब थी जम्मू कश्मीर उसने बनाया था, तो उस पे उसने क्या किया, ओथ लिया। लेकिन इस एक्ट के एनैक्ट होने के बाद अब ये माना जाएगा, देखिए ना तो जजेस की किसी भी ऑफिस की दोबारा से ओथ या एफर्मेशन नहीं होगी, बल्कि शैल बी डीम्ड का मतलब है कि अब ये माना जाएगा कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ओथ या एफर्मेशन ली है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। कोई नई सेरेमनी हेल्ड नहीं की जाएगी हर एक ऑफिस के लिए, ये माना जाएगा ऑटोमेटिकली, ये माना जाएगा कि हाँ जी इन्होंने जो ओथ लिया है वो किस पे लिया है, वो इन्होंने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। और एनी अदर लॉ एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड शैल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस पोजीशन एज सच टिल अपॉइंटेड डे, ठीक है, ये इसमें चीज़ बोली गई थी। उसके बाद कहता है एनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इमीडिएटली इन फोर्स बिफोर द अपॉइंटमेंट डे शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। अब दो इस पॉइंट में ये क्या कह रहा है कि कोई भी अथॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई किस में, जब स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, वो भी क्या माना जाएगा, इस दिन के बाद ये माना जाएगा शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन ऑफ द सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। यही जो मैंने ऊपर आपको बताई चीज़ कि जो पहले के लॉ के तहत बनाई थी वो माना जाएगा कि वो किस लॉ के, वो उस सेंट्रल लॉ के तहत बनाई गई जो तब क्या था, एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब वो एप्लीकेबल है आपका दोनों यूटीज़ में। Any authority is constituted under the law applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir or Union Territory of Ladakh as the case may be, and any proceeding initiated or action taken by such authority shall for all purposes deemed valid। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने ये माना कि जो हमने अथॉरिटी बनाई वो किस में कॉन्स्टिट्यूट हो गई, अब वो डीम्ड है कि वो ये सेंट्रल लॉ के तहत जो है बनाई गई, और वो अथॉरिटी चाहे वो जम्मू कश्मीर में है चाहे वो लद्दाख में है, वो क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लॉ एप्लीकेबल। अब वो हमने क्या माना कि जो सेंटर के लॉज थे पहले उनके तहत हमने वो बनाई है कि जो तब एप्लीकेबल जम्मू कश्मीर के इसमें नहीं थे, जम्मू कश्मीर स्टेट में नहीं थे, तो वो जो भी काम करेंगे उस वो अथॉरिटी जो भी एक्शन लेगी वो माना जाएगा वैलिड एंड ऑपरेटिव। ठीक, तो in table 1 of the 5th schedule in serial number 40 the Indian Boilers Act 1923 shall be read as the Boilers Act this इन टेबल 2। अब इसका नाम भी याद रख लेना, और क्या पता इसी तरह नाम लिया जाए कि किसी आपका एक्ट का नाम दिया जाएगा तो उससे पूछा जाए कि आफ्टर 31 अक्टूबर इस एक्ट को हम कैसे पढ़ेंगे। जैसे ये था द इंडियन बॉयलर्स एक्ट 1923, इसको पढ़ा जाएगा द बॉयलर्स एक्ट 1923। इन टेबल 2 ऑफ 5th शेड्यूल सीरियल नंबर 1 एंड द एंट्रीज रिलेटिंग देयर टू शैल बी ओमिटेड। ठीक है, अब अगर मुझे ये टेबल्स मिलते हैं कहीं से वो भी मैं दे दूंगा। अब जो चीज़ मुझे समझ में आई वो मैंने आपको समझाई। ये PDF आप आराम से गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपने लिखना है ये, इसका नाम रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑर्डर PDF, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।